नमस्कार छात्रों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिग्निटी कॉमर्स क्लासेस के। आज कल मैंने जो पढ़ाया था आज मैं उसी के ठीक आगे चलूँगा। कल का टॉपिक जो था पार्टनरशिप व्यवसाय का पहला टॉपिक था, जिसमें से पार्ट 1 था। मैंने कई सारे टॉपिक क्लियर किए हैं। आज मैं थोड़ा सा रिपीट करके आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने पढ़ाया था कल आशय, मैंने कल आशय बताया था, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मीनिंग, और एक चीज़ और अर्थ भी बोला जाता है इसको, ठीक। दूसरा मैंने परिभाषा बताया, डेफिनेशन। उसके आगे मैंने बताया विशेषता, उसके आगे मैंने बताया विशेषता। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन की हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद मैंने बताया साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था साझेदारी संलेख के मुख्य, साझेदारी संलेख के मुख्य तत्व या नियम, ये बताया था मैंने। उसके बाद एक टॉपिक था, यहाँ तक मैंने बताया था कल, उसके आगे मैंने आज बताऊँगा। तो आप लोग को, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होगी, परेशानी होती है, तो आप हमसे इस बारे में पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो मेरा बचा हुआ है उस पर चलते हैं। चलिए ठीक है, आगे। अगला टॉपिक मेरा था साझेदारी संलेख के न होने पर, साझेदारी संलेख के न होने पर साझेदारी व्यवसाय में, साझेदारी व्यवसाय में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। ये बताना था। ये टॉपिक बचा हुआ है, और भी कई 2 टॉपिकें बची हैं, तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। साझेदारी, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप व्यवसाय में अगर साझेदारी व्यवसाय में अगर साझेदारी संलेख न हो, अनुबंध न हो, लिखित रूप से अगर कुछ अगर न हो, तो कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नियम होता क्या है। अगर ये साझेदारी संलेख अगर न हो, अगर साझेदारी संलेख न हो, तो हमारे पास भारतीय साझेदारी अधिनियम, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 15 तक का नियम लागू होता है, नियम लागू होता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि अगर साझेदारी संलेख न होगा तो कौन सा नियम लागू होगा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 15 से 12 में जो नियम दिए होंगे वो लागू होगा। तो वो नियम कौन कौन से हैं जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है, पहला, जो भी साझेदारों के बीच लाभ हानि का बंटवारा, साझेदारों के बीच, देख लेते हैं, नियम लिख लेते हैं, नियम हेडिंग के रूप में। नियम पहला, साझेदारों के बीच लाभ हानि बराबर अनुपात में, लाभ हानि बराबर बांटा जाएगा। साझेदारों के, सबसे पहला यही होगा कि साझेदारों के बीच लाभ हानि बराबर बांटा जाएगा। दूसरा, न तो साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर साझेदारों द्वारा
लगाई गई पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। और तीसरा जो है, साझेदारों द्वारा व्यवसाय में साझेदारों द्वारा व्यवसाय से किए गए आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये है 3। आगे ऊपर मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। थोड़ा सा जगह कम है हमारे व्हाइट बोर्ड पे। तो अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। 3 नियम मैंने बताया, अब आगे चलते हैं चौथे नियम पर। चौथा नियम है, अगर कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त फर्म को कोई ऋण देता है तो उस ऋण पर फर्म द्वारा साझेदार को 6% प्रतिवर्ष की दर से 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पाने का अधिकार है। ये है चौथा नियम। फिर से सुन लीजिए, फिर से देख लेते हैं कि जब कोई भी साझेदार अगर मान लीजिए फॉर्म में कोई ऋण देता है, पूंजी के अतिरिक्त कोई ऋण देता है, तो उस ऋण पर उस फर्म द्वारा उसको 6% से उसको ब्याज दिया जाएगा। यह एक प्रकार की फर्म के लिए एक प्रकार का व्यय है। चौथा, 5वां नियम आते हैं। 5वें नियम पे, अगर कोई साझेदार कोई भी साझेदार मतलब कोई भी साझेदार फर्म में किए गए साझेदार द्वारा फर्म में किए गए अतिरिक्त कार्य के बदले में किसी भी प्रकार का कमीशन, बोनस, वेतन आदि नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ फिर से सुन लीजिए। अगर कोई साझेदार साझेदारी फॉर्म में अगर कोई भी ऐसा काम करता है जो फर्म को लाभ हो, तो उस कार्य के बदले में उसको किसी भी प्रकार का बोनस, कमीशन, वेतन आदि नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए, फिर 6वें नियम में देख लेते हैं, पहले बता देते हैं उसके बाद। अगर मान लीजिए कोई भी साझेदार किसी फॉर्म में अगर साझेदार है,
कोई भी साझेदार अगर किसी और कार्य को करता है, दूसरे किसी फॉर्म में करता है, वहाँ से जो लाभ होगा उस लाभ को भी इस पुराने साझेदारों में बांटना अनिवार्य होता है। एक चीज़ और इस नियम एक और है कि कोई भी साझेदार फर्म की पुस्तकों को जांचने और उसकी नकल लेने का अधिकार रखता है। नकल लेने का अधिकार रखता है। ये है एक नियम जो मैंने बताया, वो कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं नहीं, लेकिन ये है, देख लेते हैं क्या है। 7वां, अगर मान लीजिए कोई साझेदार, अब जिस फॉर्म में कोई साझेदार अगर काम करता है, लेकिन वो किसी और फॉर्म में भी अगर साझेदार है, तो वहाँ पे जो लाभ, कोई अगर उस इन्वेस्टमेंट कहीं और कर रहा है या कोई विनियोग कहीं किया है, उसमें जो लाभ होगा पुराने साझेदारों में बांटना उसका अनिवार्य होता है। तो ये है 6 नियम, 6 ही जानिए, बहुत अच्छा है 6 तक। सर मैंने 1 2 3 बताया ही। सबसे पहला नियम जो था वो था कि लाभ हानि अनुपात, जो अनुपात होता है बराबर होना चाहिए, साझेदारों के बीच जो लाभ हानि अनुपात होगा वो बराबर होगा। दूसरा, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर न तो ब्याज दिया जाएगा, न ही उसके साझेदारों द्वारा व्यवसाय से लिए गए आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। तीसरा जो मैंने बताया था, अगर कोई साझेदार फर्म के चौथा जो मैंने बताया, कोई साझेदार अगर पूंजी के अतिरिक्त कोई ऋण फर्म को अगर देता है तो उस ऋण पर उसको 6% से ब्याज पाने का अधिकार रखता है। 5वां मैंने बताया, अगर कोई साझेदार द्वारा फर्म में किए गए अतिरिक्त कार्य के बदले, अगर कोई साझेदार फर्म में अतिरिक्त कार्य कोई करता है, कोई परिश्रम करता है, कोई लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई अगर काम करता है फर्म के लिए, तो उस कार्य के बदले में उसको किसी प्रकार का बोनस, कमीशन, वेतन आदि नहीं दिया जाएगा। छठा जो नियम है, कोई भी साझेदार फर्म की पुस्तकों को जांचने, मतलब जो भी फॉर्म में लेखा जोखा रखा जाता है उसकी पुस्तकों को जांचने तथा उसकी नकल को लेने, उसको मतलब कॉपी करने का, उसको जेरॉक्स कराने का अधिकार रखता है। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें हैं साझेदारी संलेख के न होने पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो ये वही नियम है जो अगर मान लीजिए साझेदारी संलेख अगर नहीं है तो ये नियम अनिवार्य रूप से लागू होते हैं। अगर पूछा जाए नियम किस अधिनियम के अधीन लागू होते हैं, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 15 से 17 के बीच ये नियम सारे कुछ दिए हुए हैं। चलिए, तो ये है एक टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो आगे चलते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है साझेदारों के खाते। साझेदारों के खातों के प्रकार। साझेदारों के खातों के प्रकार में सबसे पहले जान लीजिए कि साझेदारों के खाते बनाने कौन कौन से जाते हैं। यहाँ प्रकार का मतलब वही हो गया कि साझेदारों, अगर साझेदारी व्यवसाय है तो उसमें कितने प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो खाता है, बनाने वाले खाते 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो खाता है वो है साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता, ठीक। उसी प्रकार दूसरा है साझेदारों का आहरण खाता, और तीसरा जो है वो है साझेदारों का ऋण खाता। तो इसमें हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको बारी बारी सारा पढ़ेंगे और डिटेल में थोड़ा जानकारी लेंगे। उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसको, ये डायग्राम मैंने इसी तरह रेंडमली बना दिया, कोई इसमें स्पेशल नहीं है। तो आगे चलते हैं, इसमें साझेदारों के पूंजी खाता। तो फिर आगे मिटा देते हैं।
सबसे पहला जो खाता बनाया जाता है साझेदारों का पूंजी खाता, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो है साझेदारों का पूंजी खाता। तो साझेदारों का पूंजी जो खाता वो अब इसके भी बनाने की दो विधियां हैं। साझेदारों के पूंजी खाता बनाने की दो विधियां हैं। इसको हम डायग्राम से बता देंगे, समझा देंगे पूरी अच्छे तरीके से। तो उसके बाद हम डिटेल पूरा लेक्चर की तरह बता देंगे। इसमें साझेदारों के पूंजी, साझेदारों का, इसके बनाने की दो विधियां हैं। इसके बनाने की दो विधियां हैं। तो पहला है स्थिर पूंजी पद्धति, पहला है स्थिर पूंजी पद्धति। दूसरा जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। वेरिएबल कैपिटल मेथड, वेरिएबल कैपिटल मेथड। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, दोनों देख लेते हैं, जान जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्थिर पूंजी पद्धति में केवल हम पूंजी से संबंधित व्यवहारों का लेखा करते हैं, पूंजी का ही लेखा करते हैं। जैसे अगर पूंजी आई है, कोई का साझेदार फॉर्म में अगर आया है तो पूंजी लेके आया है, आप साझेदारी व्यवस्था स्टैब्लिश हुई तो पूरी पूंजी से ही स्टार्ट हुई है। तो केवल इसमें स्थिर पूंजी पद्धति में दो खाते बनाए जाते हैं। स्थिर पूंजी पद्धति में दो खाते बनाए जाते हैं। पहला है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। दूसरा है चालू खाता, इसको हम बोलते हैं करेंट अकाउंट। तो स्थिर पूंजी पद्धति हो गया। उसी तरह अब इसको जान लेते हैं। उसके बाद अब इसमें दो प्रकार, स्थिर पूंजी पद्धति में दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। पहला है पूंजी खाता, दूसरा है चालू खाता। तो पूंजी खाता में केवल पूंजी से संबंध, पूंजी का लेखा किया जाता है। इससे साझेदारों का पूंजी कितना है उसका लेखा किया जाता है, बढ़ रहा है घट रहा है, उससे संबंधित उसी का लेखा किया जाता है। लेकिन चालू खाते में पूंजी से संबंधित व्यवहार, इसमें केवल पूंजी का लेखा किया जाता है, केवल पूंजी का लेखा किया जाता है। और इसमें चालू खाते में पूंजी से संबंधित व्यवहार, इसमें पूंजी से संबंधित व्यवहार, पूंजी से संबंधित व्यवहार क्या होगा? तो आहरण, साझेदार का आहरण, साझेदारों का दिया गया वेतन, कमीशन, साझेदारों का लाभ, ये सारे के सारे चीज़ें हम पूंजी से संबंधित होते हैं। तो इसमें चालू खाते में जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और इसको बोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्थिर पूंजी पद्धति में दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। पहला है पूंजी खाता, दूसरा है चालू खाता। तो जहाँ तक हमने जिसको पढ़ाया है, जब मेरा क्लास चल रहा था तो उसमें सबको मालूम था कि मैंने क्या क्या बताया क्या नहीं। ये तो मैंने ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो इसे पूरा पढ़ाना पड़ रहा है हमको। तो पूंजी खाता मतलब कैपिटल अकाउंट, तो मैंने बताया स्थिर पूंजी पद्धति में दो प्रकार खाते बनाए जाते हैं। पहला पूंजी खाता, दूसरा चालू खाता। दूसरा चालू खाता मतलब करेंट अकाउंट।
एक बात जान लीजिए, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम करेंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे साझेदारों का चालू खाता, मतलब पार्टनर्स करेंट अकाउंट। उसी तरह हम पूंजी खाता बनाते हैं तो साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं, तो इसलिए वहाँ लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पूंजी खाते में केवल हम पूंजी का लेखा करते हैं, साझेदार ने कितनी पूंजी लाया और कितनी निकाली, केवल उसी का लेखा किया जाता है साझेदारों के पूंजी खाता में। इस विधि में, स्थिर पूंजी पद्धति में अगर हम पूंजी खाता बनाते हैं तो केवल साझेदारों के पूंजी का लेखा किया जाता है। अगर स्थिर पूंजी पद्धति में अगर और भी व्यवहार जो होता है, अगर चालू खाता पूछा जाए, चालू खाता किस लिए बनाया जाता है, तो चालू खाता मतलब पूंजी से संबंधित व्यवहारों का लेखा किया जाता है। जैसे स्थिर पूंजी पद्धति में 2 खाते बनाए जाते हैं, पहला चालू पूंजी खाता, दूसरा चालू खाता। तो चालू खाते में पूंजी से संबंधित व्यवहार में शामिल होते हैं आहरण पर। अब इसको हम ऐसा करें कि अलग से लिख के बताएं, डायग्राम में हो नहीं पाएगा, चलिए अलग से देख लेते हैं उसको, उसके बाद परिवर्तनशील वाला बता देंगे। तो मैंने बताया पूंजी खाता, 2 खाते बनाए जाते हैं ना, आगे बता दे रहे हैं उसी के, आप लोग समझ जाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर बता देंगे फिर से। पूंजी खाता तो कैपिटल अकाउंट, तो इसमें मैंने बताया केवल किसका, पूंजी का लेखा किया जाता है, केवल पूंजी का, साझेदारों का पूंजी कर लीजिए या पूंजी कर लीजिए, पूंजी का लेखा किया जाता है। पूंजी आया, पूंजी गया, पूंजी लाई गई, पूंजी निकाली गई, केवल इसी का लेखा किया जाता है। दूसरा था चालू खाता, करेंट अकाउंट। तो इसमें पूंजी से संबंधित व्यवहारों का लेखा किया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे पूंजी से संबंधित व्यवहार कौन कौन से होंगे, तो पूंजी से संबंधित व्यवहार मैं बता दे रहा हूँ। पूंजी से संबंधित व्यवहार जो हैं वो इस प्रकार है। पहला जो है आहरण का लेखा किया जाता है। दूसरा आहरण पर ब्याज का लेखा किया जाता है। तीसरा उसको साझेदार का वेतन, कमीशन, बोनस आदि का लेखा किया जाता है, और भी जो से संबंधित व्यवहार होते हैं उनका लेखा किया जाता है। तो ये 2 हैं, ये स्थिर पूंजी पद्धति के अकॉर्डिंग था, ये था स्थिर पूंजी पद्धति, इसके अकॉर्डिंग ये मैंने बताया। इस विधि के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, पहला है पूंजी खाता, दूसरा है चालू खाता। ठीक है, चलिए, तो ये था स्थिर पूंजी पद्धति। तो आगे चलते हैं स्थिर पूंजी पद्धति में। मैंने बताया था कि साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की 2 विधियां हैं, पहला मैंने बता दिया, बचा दूसरा भी देख लीजिए आप लोग। जो दूसरी विधि है वो है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, तो इसका सबसे बड़ा अच्छा ये है कि बनाना हमको यही पड़ता है। हमको अलग अलग जब तक क्वेश्चन में ये न दिया हो, प्रश्न में ये न दिया हो कि आपको चालू खाता स्थिर पूंजी पद्धति के अकॉर्डिंग खाते बनाइए, तब तक हम यही बनाते हैं। अगर क्वेश्चन में दे दिया विशेष रूप से कि स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत खाते बनाइए, तब आपको दोनों खाते बनाने पड़ते हैं। अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत ही खाते बनाते हैं। तो इसमें जो खाते बनाए जाते हैं केवल एक प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, वो है केवल साझेदारों का पूंजी खाता। वो केवल साझेदारों का पूंजी खाता, केवल एक ही खाता बनाया जाता है, साझेदारों का पूंजी खाता। तो साझेदारों के जो पूंजी खाते बनाए जाते हैं इस विधि के पद्धति के अंतर्गत, इसमें हम साझेदारों का पूंजी और उनसे संबंधित व्यवहार, अब मैंने व्यवहार के बारे में बता दिया, उनसे संबंधित व्यवहार दोनों का लेखा साथ में किया जाता है, दोनों का लेखा साथ में किया जाता है।
मैं एक एक टॉपिक लेके क्लियर कर रहा हूँ। आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से या मेरा व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, किया जाता है। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुआ। मैंने बताया इसमें साझेदारों के खातों के प्रकार में सबसे पहला बताया, रिपीट कर दे रहे हैं फिर से आप लोगों को। सबसे पहला बताया साझेदारों के पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता। तो साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की दो विधियाँ, पहला है स्थिर पूंजी पद्धति, दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थिर पूंजी पद्धति में दो खाते बनाए जाते हैं। पहला स्थिर पूंजी पद्धति में दो खाते बनाए जाते हैं, पहला है पूंजी खाता, दूसरा है चालू खाता। तो पूंजी खाते में साझेदारों का केवल पूंजी का लेखा किया जाता है, और परिवर्तनशील पूंजी चालू खाते में हम पूंजी से संबंधित व्यवहारों को लेखा करते हैं। और दूसरा खाता बनाया जाता है दूसरी विधि है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। इस विधि में हम साझेदारों का केवल एक ही खाता बनाते हैं। वो कौन सा? साझेदारों का पूंजी खाता। तो साझेदारों के पूंजी खाते में मैंने बताया कि साझेदारों का पूंजी और उनसे संबंधित व्यवहार दोनों का लेखा हम एक साथ किया जाता है, एक साथ करते हैं। तो ये टॉपिक भी आज यहाँ पे क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मैंने बताया 3 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं साझेदारों खातों के प्रकार में। तो ये था पहला साझेदारों का पूंजी खाता। तो अब आगे है साझेदारों का आहरण खाता। साझेदारों के पूंजी खाते से संबंधित एक बात और है, इन दोनों में अंतर, मतलब स्थिर पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में अंतर होता है। तो ये अंतर जो है ना हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं दोनों में अंतर, साझेदारों के स्थिर पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में अंतर। स्थिर पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में अंतर। अगर इंग्लिश में बोले तो डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड वेरिएबल कैपिटल मेथड। तो जो अंतर है, अंतर 5 ठो लिखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, 3 ठो 4 ठो लिखना नहीं अच्छा है, कम से कम 5। अगर मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 नंबर में 4 नंबर में ही आता है ये सारे क्वेश्चंस। तो एक तरफ होता है स्थिर पूंजी पद्धति, अब रही बात अंतर लिखने की, तो ये मैंने बताया भी था जब मेरा ऑफलाइन। चलिए तो आते देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। मैंने बताया स्थिर पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में अंतर। मैंने अगर देखा जाए तो मीनिंग में जो अर्थ मैंने जो बताया है उससे संबंधित बहुत सारे अंतर आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो अंतर है अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहला अंतर यही होगा कि इस पद्धति में 2 खाते बनाए जाते हैं। 2 खाते बनाए जाते हैं। इस पद्धति में 2 खाते बनाए जाते हैं। पहला पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। सबसे पहला अंतर तो यही है कि इस पद्धति में 2 खाते बनाया जाता है, पहला पूंजी खाता, दूसरा चालू खाता। परिवर्तनशील पद्धति में आते हैं तो पहला जो अंतर होगा इसमें केवल इस पद्धति में केवल एक खाता बनाया जाता है। एक खाता बनाया जाता है, वो है साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता, केवल एक ही खाता बनाया जाता है, साझेदारों का पूंजी खाता। दूसरा अंतर है इस पद्धति के पूंजी खाते हमेशा स्थिर होते हैं। इस पद्धति में पूंजी खाता सदैव स्थिर होते हैं। स्थिर का मतलब होता है कि ये स्थिर होते हैं जब तक कोई साझेदार इसमें अपनी पूंजी निकाले और एक्स्ट्रा पूंजी लगाए ना, तब तक ये स्थिर होती है। स्थिर का मतलब बता दें कि ये इसमें स्थिर इसलिए होती है क्योंकि पूंजी खाता अलग से बनाया जाता है, और जो साझेदार पहली बार पूंजी लगा के स्टार्ट करते रहते हैं, दोबारा अगर लगाते हैं तब गड़बड़ होता है, नहीं तो फिर निकालते हैं तब होता है। तो इसलिए हिसाब से इस पद्धति में पूंजी खाता सदैव स्थिर होता है। लेकिन अगर परिवर्तनशील पूंजी की बात करें तो इस
तो दूसरा मैंने बताया इसमें, इस पद्धति में पूंजी सदैव स्थिर होते हैं, सदैव स्थिर होते हैं, और इस पद्धति में पूंजी सदैव इस पद्धति में पूंजी परिवर्तित होता रहता है या होते रहते हैं। तीसरा जो मैंने बताया, तीसरा जो रूल है, अंतर है तीसरे में है कि इसमें इस पद्धति में पूंजी खाते का शेष खाते का शेष स्थिर रहता है, और चालू खाते का शेष परिवर्तित होता रहता है। ठीक, उसी में इसमें अगर तीसरा अंतर लिखा जाए तो इसमें होगा, इस पद्धति में पता ही आप लोगों को केवल एक ही खाता बनाया जाता है, तो इस पद्धति में पूंजी खाते का शेष परिवर्तित होता रहता है, ये 3 अंतर हो गए। 2 अंतर मैं आपको और बताऊंगा। तो अगर यहीं पे दिखाई दे रहा है नीचे, तो अब इसको हमको मिटाना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, तो ले लीजिए। तो हम आगे चलते हैं, मिटा के आगे बढ़ना पड़ेगा। तीन मैंने बता दिया, 2 और हैं, देख लेते हैं। चलिए जब आगे देखते हैं चौथे अंतर में। अब इसमें स्थिर पूंजी पद्धति में इस पद्धति में हम 2 खाते बनाए जाते हैं, ये तो मालूम है आप लोगों को। इस पद्धति में पूंजी प्लस पूंजी से संबंधित व्यवहार, पूंजी से संबंधित व्यवहार, पूंजी और पूंजी से संबंधित व्यवहार का लेखा किया जाता है। आते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में। इसमें जो चौथा अंतर है, इसमें हमने बताया पूंजी और पूंजी से संबंधित व्यवहार का लेखा अलग अलग खातों में किया जाता है। लेखा अलग अलग खातों में किया जाता है, अलग अलग खातों में किया जाता है। वही परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में, तो इस पद्धति में पूंजी प्लस उससे संबंधित व्यवहार का लेखा दोनों का लेखा एक ही खाते में किया जाता है, एक ही खाते में किया जाता है। ये तो था चौथा। अब आगे आते हैं 5वें पर। 5वां जो अंतर है, चलिए तो 5वां जो अंतर है देख लेते हैं। 5वें अंतर पे क्या दिया है। तो इस पद्धति में खातों की जो बाकी होती है, पूंजी खाते की बाकी, इस पद्धति में पूंजी खाते की बाकी
स्थिर होती है, सॉरी स्थिर नहीं, सदैव क्रेडिट होती है, क्रेडिट होती है। वही अगर परिवर्तनशील की बात करें तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी खाते की बाकी, सॉरी लिख लेते हैं पूरा, इस पद्धति में, चलिए इस पद्धति में पूंजी खाते का बाकी, पूंजी खाते की बाकी डेबिट तथा क्रेडिट दोनों हो सकती है। तो ये जो अंतर है ये मैंने पूरा बता दिया, स्थिर पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। तो ये है पूरा, दोनों में अंतर मैंने 3 ठो पहले बताया, 2 ठो बाद में अभी बता दिए हैं सॉरी। तो ये सारे अंतर आप लोग को याद करने हैं। ये मैंने बता दिया ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इतना आप लोग इम्पॉर्टेंट इसको कर सकते हैं कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सारा का सारा अंतर। ये इसमें जो 5 मैंने अंतर लिखवाई तो मान लीजिए 5 तो है ही और 5 तो दिया भी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से याद करना है। तो ये अंतर यहीं पे आज टॉपिक मैं क्लियर करता हूँ। अगला जो होगा वीडियो अगले टॉपिक में क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अपनी सुझाव कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।